दुनिया के शोर शराबे कम हो गए थे। रात गहरी होने लगी थी और मैं छत पर अकेला बैठा चांद को निहार रहा था और मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कि क्या ये चांद सिर्फ एक उपग्रह है, एक बेजान सी चट्टान, या फिर कोई और है इसके पीछे की कहानी जो कोई नहीं जानता। आखिर क्या था चांद के साउथ पोल में जो किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड नहीं होने दे रहा था, या फिर वो रूस का लूना 25 हो या फिर भारत का चंद्रयान 2, और कैसे संभव हो सका चंद्रयान 3 के लिए साउथ पोल पर लैंड करना। जानेंगे चांद के उस काले चेहरे के बारे में जो सदियों से हमसे छुपा रहा और हमारे देश के साइंटिस्ट ने बेनकाब करके सारे राज दुनिया के सामने खोल दिए। हे गाइस, आई एम अभिषेक और आप देख रहे हो टेक्स इंडस्ट्रीज यूट्यूब चैनल। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा देश साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। तो चलिए जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी जो किसी भी देश को मून के साउथ पोल पे जो है वो लैंड नहीं होने दे रही थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये था ना कि जो मून होता है, आप इस साइकिल में देख सकते हो कि मून जो हमेशा एक ही फेस जो होता है, एक ही तरफ का हिस्सा हमेशा अर्थ को दिखाते रहता है और बाकी जो पीछे का हिस्सा है वो हमेशा ही डार्क रहता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो, हमेशा ही डार्क रहता है, जिसकी वजह से एक्चुअली डार्क होता नहीं है, बट धरती की तरफ ये कभी आता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये मतलब हमसे छुपा रहा है ये, और इसीलिए इसे हम डार्क ही समझते हैं। हालांकि आप जानते हो कि मून के ऊपर 14 दिनों का साइकिल चलता है, यानी कि 14 दिनों का दिन होता है और 14 दिनों का रात। हमारा 14 दिन और मून का एक दिन एक है, बराबर है, तो ऐसा साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि जो अदर साइड है वो तो किसी ने कभी देखा नहीं है, वहाँ पे कभी कोई, यहाँ तक कि कोई स्पेसक्राफ्ट भी नहीं गया है। तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो हमेशा से अनसुनी सी रही है, अनजानी सी रही है। उसे ही जानने के लिए हमारे देश के साइंटिस्ट ने वहाँ पे अपना एक मून मिशन किया, और मून मिशन किया तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही थी। कोई भी एयरक्राफ्ट जा रहा था तो वो लैंड नहीं हो पा रहा था, बिकॉज लैंड होने के लिए एक पूरी तरह से फ्लैट जगह होनी चाहिए, फ्लैट धरती होनी चाहिए वहाँ पे। और जो साउथ पोल में था वो ये हो रहा था कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स थे, जिसकी वजह से जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट ऐसे उतरता था तो वहाँ पे ये होता था कि वो लड़खड़ा के इधर उधर करके ऐसे करके, या फिर ऐसा टुहल जाता था, इधर उधर गिर जाता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। कितने मिशंस फेल हुए, तो ज़्यादा मिशंस नहीं, इसमें अमेरिका, चाइना के साथ साथ रूस ने भी ट्राई किया था और सारे भी फेल हुए हैं। रूस का तो लूना 25 एज स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। अब बात करते हैं कि कॉस्ट कितनी लगी थी चंद्रयान 3 को बनाने में। चंद्रयान 3 को बनाने में सिर्फ 615 करोड़ रुपए लगे थे। एक्चुअली जितने रुपयों में एक हॉलीवुड की मूवीज़ बनती है उतने में तो हम स्पेस मिशंस कर रहे हैं। दो ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया की कि हम कम जो है मतलब कम रिसोर्सेज के साथ, कम बजट के साथ अपने अच्छे एयरक्राफ्ट्स बना पाते हैं। एक्चुअली इस वाले चंद्रयान 3 में ना पिछले चंद्रयान 2 से 40 गुना ज़्यादा फास्ट और नई टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई थी, जिससे कि और भी संभव हो सका है इसमें सॉफ्ट लैंडिंग करने में। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स भी तो चाहिए, क्योंकि चांद पे गए हैं इतनी दूर, तो और विदाउट बेनिफिट 615 रुपये का जो 615 बोल रहा हूँ 615 करोड़ का जो कॉस्ट इसमें लगा है वो प्रॉफिट में भी तो बदलना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बर्फ़ के रूप में वहाँ पे वाटर्स हो सकते हैं। अब पानी तो हमने पहले भी खोज रखा है चांद पे, तो इससे क्या हो सकता है? तो इससे ये हो सकता है कि जब भी फ्यूचर में अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री उस वाटर को पी सकता है, या फिर उस वाटर से कई सारे टेक्नोलॉजी से फ्यूल में चेंज किया जा सकता है उस वाटर को। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स थे। और बेनिफिट्स के बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इंडिया का फ़ायदा भी होने वाला है, बिकॉज इसमें जो इसके द्वारा लिए गए इन्फॉर्मेशंस जो होंगे वो उन इन्फॉर्मेशंस को दूसरे देशों को जब हम देंगे तो वो उसके बदले में कुछ पैसे देंगे, कुछ क्या बहुत पैसे देंगे, यानी कि बहुत डील होंगी और फिर सारी चीज़ें होंगी।